हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमएनटी लैब। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पाइथन के सारे लेक्चर आप पढ़ रहे होंगे और साथ साथ नोट्स भी आप वेबसाइट के थ्रू पढ़ रहे होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग कमेंट के थ्रू मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और अब तक आपने स्ट्रिंग्स के 3 लेक्चर्स देख चुके हैं। अब आज स्ट्रिंग्स का मैं चौथा लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ और इस लेक्चर में मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड्स देखा हूँ जो स्ट्रिंग्स में यूज होते हैं, जो स्ट्रिंग के मैनिपुलेशन में यूज होंगे, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे आज का लेक्चर में। आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप आज के लेक्चर में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और इस ब्राउज़र पे मैं अपना वेबसाइट URL डालता हूँ www.ms.net.co.in। देखिए, पहले से खुला हुआ है तो आपको आसानी से मिल जाएगा इसमें देख के। तो आपको पाइथन टैब पे जाना है और टैब में आपको ये लेक्चर आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो लेक्चर्स के नोट्स तो मैं स्ट्रिंग 5 लेक्चर के नोट्स में डाल चुका हूँ और आज का लेक्चर जो है स्ट्रिंग कंसेप्ट इन पाइथन पार्ट 4, जिसका लेक्चर मैं ले रहा हूँ। और जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं नोट्स के लिए, वो लास्ट में जाके सब्सक्राइब थ्रू ईमेल के जरिए आप यहाँ सब्सक्राइब नाउ बटन के डाल के अपना ईमेल एड्रेस डालिए और आप सब्सक्राइब नाउ बटन पर क्लिक कीजिए, तो आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। आप अपने ईमेल आईडी पे जाएंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। वेरिफिकेशन मीन्स आपको एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक को आपको वेरीफाई करना होगा, जिससे आपको अपने ईमेल आईडी पे सारे नोट्स मिलते रहेंगे। तो आज के लेक्चर में हम स्ट्रिंग्स के कुछ अच्छे फंक्शंस देखेंगे। तो स्ट्रिंग्स के फाइंड फंक्शन आज हम देखेंगे। फाइंड फंक्शन का यूज क्या होता है? स्ट्रिंग्स में फाइंड फंक्शन कैसे यूज करते हैं हम लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग्स में फाइंड फंक्शन को हम स्टार्ट करते हैं। There are some search and replace functions operations in strings as given below। कुछ सर्च और रिप्लेस फंक्शंस को हम देखेंगे आज। तो सर्च और रिप्लेस फंक्शंस फाइंड, पहला फाइंड, किसी भी स्ट्रिंग्स में हम कुछ फाइंड के द्वारा कुछ अगर हमें प्राप्त करना है तो हम उसे फाइंड फंक्शन से यूज करके फाइंड करेंगे उस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग या कुछ भी हो, आपका सिंबल हो। तो चलिए देखते हैं। तो द फाइंड फंक्शन रिटर्न्स द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग्स where the substring is found between start index and end index। फाइंड फंक्शन जो होता है वो रिटर्न्स द इंडेक्स वैल्यू, आपको इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करता है। इंडेक्स वैल्यू मतलब जहां से आपको स्ट्रिंग में जहां आपका सब स्ट्रिंग जो आप खोज रहे हैं वो मिल जाता है, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो आपको दे देगा, वो बता देगा कि इस इंडेक्स वैल्यू पे आपकी जो आप खोज रहे हैं वो मौजूद है। तो आप देख रहे होंगे कहीं भी आप सर्च कर रहे होंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप फाइंड कंट्रोल F करके देखते हैं, तो सर्च करते हैं तो वो लोकेटर डायरेक्ट वहीं पहुंच जाता है। सेम यही चीज यहाँ है। तो आपको यहाँ इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगी
जो आपका ये फाइंड फंक्शन है कि इस इंडेक्स वैल्यू पे आपका ये जो सब स्ट्रिंग है आपका मैच कर रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे। If the substring is present given string, then this function return the index of the first occurrence of the substring. तो यदि आपका जो सबस्ट्रिंग है जो आप खोज रहे हैं जिसको, यदि वो स्ट्रिंग में आपका कहीं मिल जाता है, किसी स्ट्रिंग में, किसी स्ट्रिंग में यदि आपको उस स्ट्रिंग में आपको मिल जाता है तो स्ट्रिंग का जो फर्स्ट इंडेक्स होगा जो सब स्ट्रिंग का वही रिटर्न कर देता है। तो सेम चीज यहाँ बोला है कि इफ द सब स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन गिवन स्ट्रिंग देन दिस फंक्शन रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग का होगा, ये सब स्ट्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग होगा यहाँ, फर्स्ट सब अकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग, जहां वो सब स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो इफ द सब स्ट्रिंग इज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द स्ट्रिंग देन रिटर्न्स -1 इंडेक्स। अगर कोई सब स्ट्रिंग आपके स्ट्रिंग में नहीं मौजूद है तो आपको -1 इंडेक्स वैल्यू रिटर्न होगा। तो यहाँ मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया हूँ। देखिए फाइंड, देखिए वेलकम ए स्ट्रिंग हमारा, वेलकम टू एमएनटी लैब, 2 बार मैंने लिखा है इसमें, आप देख सकते हैं एक स्ट्रिंग मैंने ले रखी है। तो इस स्ट्रिंग में देखिए जैसे मैंने फाइंड एमएनटी कहा, फाइंड एमएनटी, जब इस स्ट्रिंग में मैंने फाइंड एमएनटी का मेथड अप्लाई किया तो रिटर्न इंडेक्स वैल्यू, जो एमएनटी का फर्स्ट सब स्ट्रिंग का जो ये आया है स्ट्रिंग में, सब स्ट्रिंग में जो फर्स्ट वैल्यू आई है एमएनटी का जो स्ट्रिंग में, वो वैल्यू आपको रिटर्न हो जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी होगी, जैसे 0 W0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 स्पेस भी एक काउंट होगा, 8 9 10 11, तो MNT 11 रिटर्न कर देगा। तो ये फाइंड फंक्शन 11 रिटर्न कर देगा आपको, 11 इंडेक्स पे आपकी MNT वैल्यू मौजूद है। और आप सामने देखिए यहाँ MNT लैब, एक MNT और है, लेकिन इस MNT को अभी नहीं, जो आप एंटर करते हैं, जैसे कहीं कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या किसी वर्ड में आप फाइंड करते हैं तो आप एंटर करते हैं तब जाके आपको दूसरे दिखाता है कि इस तरह से। तो इसमें भी वही चीजें होता है। स्ट्रिंग डॉट फाइंड सब स्ट्रिंग स्टार्ट एंड, देखिए इसका सिंटेक्स है स्ट्रिंग डॉट फाइंड सब स्ट्रिंग कमा स्टार्ट कमा एंड। यहाँ सब स्ट्रिंग हम डालेंगे और यहाँ स्टार्ट और एंड इंडेक्स। देखिए ये दोनों ऑप्शनल हैं, आप इसका यूज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। यदि आपको मालूम है कि आपका जो स्ट्रिंग आप खोजना चाह रहे हैं वो आपका इस पर्टिकुलर इंडेक्स के बाद है, तब आप इनकी वैल्यू डालिए। जैसे स्टार्ट की वैल्यू मान लो हम 10 डाल देते हैं, हमारी स्ट्रिंग में जो ए सब स्ट्रिंग मौजूद है वो 10 के बाद है, तो हम इस तरह की वैल्यू तब हम डालते हैं, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से ही सर्च करना स्टार्ट करता है फाइंड फंक्शन। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे तो और अच्छे से हम समझेंगे इसको। और मैं समझता हूँ आपको जो मैं डायग्राम बताया हूँ, ये डायग्राम में आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा कि इंडेक्स वैल्यू क्या रिटर्न हो रहा है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और अपना पाइथन सेल्स ओपन करेंगे और आज इसको पेस्ट कर देंगे और सेव हम कर देंगे इसको स्ट्रिंग 4 नाम से, और अपने डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं स्ट्रिंग 4 नाम से। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या किया हुआ। ये तो सिंटेक्स है लिखा हुआ, और टाइप 1 मैं टाइप के क्वेश्चन डाला हूँ कि इस टाइप के आपको सारे क्वेश्चन कवर कर दूंगा मैं इसमें। तो str1 में मैंने वेलकम टू एमएनटी लैब एक स्ट्रिंग मैंने str1 में डाली, और फिर एक वेरिएबल r1 ले रखा हमने। r1 वेरिएबल में हमने str1.find.mnt जो इस फंक्शन
ने फाइंड किया, मैं जो इंडेक्स वैल्यू फाइंड किया मैंने उसको R1 में स्टोर कर लिया और उस R1 को मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया। देखिए प्रिंट हो गया। तो इस तरह से मैंने एक स्ट्रिंग के एक सब पार्ट को खोजा और उसको इंडेक्स वैल्यू पे यहाँ प्रिंट कर दिया। और दूसरे टाइप में चलिए देखते हैं। दूसरे टाइप में क्या है, सर्च स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रिंग एमएनटी लैब। सर्च स्टार्ट्स फ्रॉम स्ट्रिंग एमएनटी लैब। तो इसमें मैंने एक कमेंट डाला है, तो इसको आपको आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि सर्च कहाँ से स्टार्ट कर रहा है। तो मैंने आपको बोला था कि अभी अब जब हम लोग देखेंगे तो सर्च कहाँ से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ से नहीं स्टार्ट कर रहा है, ये हम इससे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से देखिए R2 में str1 डॉट फाइंड लैब, मैंने लैब रखा, ठीक। लैब और इंड, देखिए मैंने एक ही वैल्यू ली है, इसका मतलब मैंने स्टार्टिंग वैल्यू ही ली है और एंड वैल्यू मैंने कुछ नहीं डाली है। एंड वैल्यू मैंने, इसका मतलब लास्ट तक जाएगा। -8 अगर आपने स्ट्रिंग का कंसेप्ट पढ़ा होगा तो मैंने दोनों वैल्यू बताई थी कि इंडेक्सिंग जो 0 से लास्ट तक होती है वो स्टार्टिंग से होती है, और एकदम लास्ट से अगर हम इंडेक्सिंग करना स्टार्ट करते हैं, पीछे से आते हैं, तो माइनस में वैल्यू आती है। तो माइनस यहाँ देखिए जैसे बी है -1 -2 -3, स्पेस भी एक काउंट होता है -4। तो इस तरह -8 से मैंने ले रखा है, तो इस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा सर्च। तो लैब वहां से मिल जाएगा इसको, और लैब की वैल्यू लेकिन रिटर्न करेगी, माइनस में नहीं रिटर्न करता, वैल्यू जो रिटर्न होगा वो इंडेक्स की प्लस में ही रिटर्न होगा। तो R2 मैंने स्टोर किया था उस वैल्यू को, R2 के यहाँ प्रिंट करा दिया। और P एक नाम का एक वेरिएबल मैंने और ले रखा है, str1 डॉट फाइंड mnt और 0 से। अब देखिए यहाँ कंसेप्ट सॉरी, यहाँ एक स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट हो रही है यहाँ, और 0 से स्टार्ट होकर सर्च कर रहा है उस स्ट्रिंग में, जो str1 स्ट्रिंग है उसमें सर्च कर रहा है mnt को। तो और जब वो पा जाएगा तो जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो p में स्टोर कर देगा, और p को मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। टाइप 3 में मैंने देखिए क्या लिखा है, मैंने सर्च में ये डाल दिया, सर्च फ्रॉम इंडेक्स 0, मतलब 0 से सर्च करेगा, और स्टार्ट विद वेलकम टू एमएनटी लैब स्टार्टिंग स्ट्रिंग, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर देगा, मतलब पहली पूरा होल स्ट्रिंग से। तो देखिए यहाँ R3 में मैंने str1 डॉट फाइंड किया, उसके बाद मैंने 0 से सर्च करना स्टार्ट किया, एक ही वैल्यू डाली, अभी दूसरी वैल्यू मैंने नहीं डाल रखी है, एंड मैंने स्टार्टिंग वैल्यू ही से सर्च करना, मतलब स्टार्टिंग से। देखिए मैंने 3-4 वेरिएशन आपको बताया किस तरह से स्टार्टिंग को सर्च करेंगे। और इस तरह देखिए प्रिंट फंक्शन हमने यहाँ प्रिंट कर दिया R3 को। और टाइप 4 में अब देखिए क्या हम देखते हैं। टाइप 4 में है सर्च फ्रॉम 0 इंडेक्स एंड स्टार्ट विद वेलकम टू mnt la, एंड इक्वल टू -1 मैंने डाल रखा है, -1 डाला तो जो लैब था lab b उसमें कट गया, क्योंकि -1 से हम सर्च करते हैं। देखिए यहाँ -1 डाला है, तो एक वो छोड़ के वैल्यू उसके अंदर सर्च, जैसे 0 से स्टार्ट किया और -1 में डाला, तो -1 तो b होगा -1, तो b को छोड़ देता है, बाकी स्ट्रिंग जो होता है उसमें सर्च करता है। तो देखते हैं सर्च 2 हमने सर्च किया है, और तो यहाँ जो वैल्यू रिटर्न होगी उसको मैं R4 में स्टोर कर लिया हूँ। R4 में स्टोर करने के बाद और इसको यहाँ प्रिंट कर दिया हूँ। और टाइप 5 में देखिए कुछ और भी कंसेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ। R5 str1 डॉट फाइंड वेलकम, मैंने वेलकम को सर्च किया है, और 0 से -11, इसका मतलब आप समझ सकते हैं 0 से -11 वेलकम टू एमएनटी लैब में कहाँ होगा। आप यहाँ से -11, तो यहाँ से काउंट कीजिए, -1 -2 -3,
तो इस तरह आप काउंट चलते चले जाएंगे तो आपको यहाँ तक लगभग मिल जाएगा -11। तो वेलकम तक ही आपको सर्च करना है। तो मैंने कंडीशन अप्लाई किया है कि इफ R5 जो वैल्यू स्टोर हुआ है, मतलब इंडेक्स, जैसे जो इंडेक्स वैल्यू आपको मिला है R5 नॉट इक्वल टू -1, मतलब कोई वैल्यू ये R5 नॉट इक्वल टू -1, मतलब R5 जो है 0 है, -1 नहीं है, तो इसका मतलब कुछ पा रहा है, कुछ वैल्यू मिल रही है। -1 आता है तो वो वैल्यू फाइंड नहीं करती है। तो प्रिंट फंक्शन से मैंने बोला कि आप प्रिंट कर दीजिए कि सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है उस स्ट्रिंग में, ठीक। यदि नहीं R5 की वैल्यू -1 से -1 के अलावा कुछ भी वैल्यू होगी तो ये प्रिंट होगा, और -1 जब हो जाएगी तो वैल्यू ये प्रिंट हो जाएगी। तो समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और इसको रन करा लेते हैं हम मॉड्यूल को। देखिए सब स्ट्रिंग सेम चीज़ें वही, पहले में 11 प्रिंट हुआ, और दूसरे सब स्ट्रिंग में मैं देखिए 15 प्रिंट हुआ। 15 इंडेक्स पे वो वैल्यू मिल रही है और जो मैंने सर्च किया है, और इसमें 11 पे, इसमें -1, इसमें मिल ही नहीं रही है। तो MS.NET जो नाम का जो एक टाइप 3 में मैंने देखा था, वो वैल्यू इस स्ट्रिंग में है ही नहीं। देखिए -1 रिटर्न किया, तो जो वैल्यू नहीं मिलेगी आपको -1 रिटर्न होगा। तो मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे दूसरा देखते हैं क्या। और देखिए यहाँ आउटपुट है सेम, आपको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। दूसरा है R-find। मैं समझता हूँ कि R-find जो है फंक्शन, ये आपको समझ में आ रहा होगा। R-find मतलब रिवर्स फाइंड। रिवर्स आपको सर्च जो करेगा वो आपका जो कर्सर होगा, कर्सर जो आपका लोकेटर होता है, वो पीछे से फाइंड करता है, किसी स्ट्रिंग में पीछे से चलना स्टार्ट करता है। यहाँ मैंने आपको दिखाया है, देखिए अगर सेम चीज़ें मैं यहाँ सर्च करूँगा, देखिए लैब मैंने सर्च किया है, देखिए लैब सर्च किया R-find में, तो लैब यहाँ से स्टार्ट नहीं करता सर्च करना, कि देखिए जो फर्स्ट अकरेंस मिलता है उसी को इंडेक्स वैल्यू उसकी रिटर्न कर देगा। तो इस R-find में हमेशा इंडेक्स वैल्यू फाइंड से हमेशा ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, क्योंकि फाइंड 0 से स्टार्ट करके करता है, तो पहली वैल्यू यहाँ पर आ जाता है लैब। अगर फाइंड लगाते हैं, इसी में आप फाइंड लगा के देखते हैं तो रिटर्न दूसरा करेगा और इसमें दूसरा करेगा। अभी मैं करके इसको दिखाऊंगा आपको। The R-find function return the highest index value of the substring where it is found in the string। मतलब आपको R-find जो फंक्शन है वो हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू आपका सबस्ट्रिंग का जो हाईएस्ट वैल्यू है आपको वो देता है where it is found in the string, जहाँ ये स्ट्रिंग में आपको मिलता है। If it is not found then, अगर को नहीं मिलता है तो -1 वैल्यू रिटर्न करता है। The find function traverses the string from the backward direction। देखिए यहाँ एक कंसेप्ट मैंने बताया हुआ आपको कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन, R का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन से स्टार्ट करता है सर्चिंग, तो वो वाला फॉरवर्ड डायरेक्शन से स्टार्ट करता है जो फाइंड है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका एग्जाम्पल हम चलते हैं, उसमें आपको समझाएंगे पाइथन के प्रोग्राम में। तो इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग, और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया हमने। तो R-find फंक्शन देखिए सेम चीज़ें हैं, इसलिए ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। जो केवल यहाँ उसमें फाइंड में स्टार्टिंग से सर्च करना स्टार्ट करता था, यहाँ है पीछे से सर्च करना स्टार्ट करता है, बस सेम चीज़ है और सारे चीज़ें हैं। तो R1 इक्वल टू R2 R-find द MNT। MNT देखिए यहाँ दो हैं, जो पहली MNT यहाँ है और दूसरी MNT यहाँ है। तो जो MNT इस इंडेक्स की वैल्यू देगी, जो MNT के M की पहली वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ रिटर्न करेगा ये फंक्शन। तो ठीक है, इस तरह टाइप 1 आप देख सकते हैं। R1 ने जो वैल्यू स्टोर किया प्रिंट कर दिया, और सर्च स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग MNT लैब। तो यहाँ देखिए R2 में भी मैंने str1 डॉट R-find लैब जो सर्च किया है वो -8 मतलब आपको यहाँ से -1 2 3 4 5 6 8 यहाँ है। तो इसका मतलब वैल्यू एमेंट इसी स्पेसिफाइड स्ट्रिंग में आपको सर्च करके देगा लैब, तो लैब यहाँ आपको दे देगा।
जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो R2 में स्टोर होगी और इसको हम प्रिंट कर देंगे। सेम चीज str1 mnt 0। अब 0 हमने स्टार्टिंग 0 से बोल दिया कि आप स्टार्टिंग भी 0 से करिए, तो कोई बात नहीं, आप अब स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट करना, ये स्टार्ट करेगी। लेकिन यहाँ देखिए, अभी देखिए एमएनटी लैब सर्च करता कि नहीं, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करेगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो आपको यहाँ अभी कंसेप्ट क्लियर मिलेगा अभी जब आउटपुट निकलेगा। R3 में मैंने str और फाइंड एमएनटी लैब 8 से मैंने इंडेक्स 8 से मतलब आगे से 8 जो वैल्यू होगी, यहाँ से 8 वैल्यू जो यहाँ तक होगी उसको भी यहाँ हम देखें, सेम चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, और इसको हम रन कराते हैं। Ctrl+S दबाइए और F5 दबा दीजिए। देखिए सब स्ट्रिंग एमएनटी लाइव प्रेजेंट इन 22। पहले में देखिए आप यही सेम चीज़ें हमने करके दिखाया था, 22 नंबर पे मौजूद है। क्या एमएनटी जो है वो 22 नंबर पे, पहली वाली देखिए 11 या 12 नंबर पे मौजूद थी, अब ये 22 नंबर पे यहाँ है, मतलब इस स्ट्रिंग की वैल्यू दे रही है जो एमएनटी का। तो मैं समझता हूँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और दूसरा है, और दूसरी क्या आउटपुट दे रहा है, दूसरा दे 26 दे रहा है, और ये इतना दे रहा है। MS.NET जो मिल ही नहीं रहा है तो -1 दे रहा है ये भी, और 2 है 19 पे है, तो 19 क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन है। वेलकम सब स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन str1, तो वेलकम सब स्ट्रिंग आपका str1 में प्रेजेंट है। तो मैं समझता हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और इसमें और भी एक चीज़ हम चेंज करके आपको दिखाते हैं, जैसे R find के स्थान पे आप फाइंड ही लिख दीजिए, Ctrl+S दबाइए और 5 दबाइए। अभी देखिए आपको अंतर मिल जाएगा। रन हो गया है प्रोग्राम, आउटपुट भी आ गया है यहाँ। तो आप देखिए 11 नंबर पे पहले, देखिए 12 नंबर पे 22 नंबर पे, इसका मतलब बैकवर्ड यहाँ से आपको पता चल गया। और 22 नंबर पे अगर हम फाइंड फंक्शन लगाते हैं तो फाइंड फंक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, और आर फाइंड फंक्शन जो बैकवर्ड डायरेक्शन से सर्च करना स्टार्ट करता है। चलिए आगे देखते हैं फिर। और हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे, आउटपुट ऑफ द ABAP पाइथन कोड्स, इसका हम आउटपुट देखेंगे। और देखिए आउटपुट सेम चीज़ें हैं, जो सेम आउटपुट आया था मैंने वही प्रिंट कर दिया। इंडेक्स इंडेक्स अब देखिए इंडेक्स भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इंडेक्स, द इंडेक्स फंक्शन रिटर्न द इंडेक्स वैल्यू ऑफ ए सब स्ट्रिंग इनसाइड द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग में जो वैल्यू सर्च होगी, इंडेक्स होगी, उसकी इंडेक्सिंग यहाँ उस सब स्ट्रिंग की प्रिंट करता है ये वैल्यू। इफ इट नॉट फाउंड, इफ इट इज फाउंड, यदि ये फाउंड मिलता है तो उसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करता है। इफ इट इज नॉट फाउंड देन थ्रो एन एक्सेप्शन, तो यहाँ एक्सेप्शन रिटर्न करता है, लेकिन हमने फाइंड में देखा था -1 वैल्यू रिटर्न कर रहा था। तो इसमें और उसमें यही डिफरेंस है। इंडेक्स और फाइंड फंक्शन अगर आपको पूछा जाए तो डिफरेंसेस क्या है, तो आप बता सकते हैं कि फाइंड फंक्शन में भी सेम चीज़ें फाइंड करता है, लेकिन यदि मिलता है तो वैल्यू को, इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न करता है पॉजिटिव, यदि नहीं मिलता है तो वो एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, एक एरर थ्रो बताता है कि ये वैल्यू मिल नहीं रही है। तो उसको हम एक्सेप्शन को हैंडल भी करने के लिए नए मेथड का यूज करेंगे। इट इज द सेम एज द फाइंड फंक्शन, मतलब फाइंड फंक्शन की तरह है। तो इसका जो सिंटैक्स है, स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स सब स्ट्रिंग स्टार्ट एंडेड। तो इसका आप समझ सकते हैं कि सब स्ट्रिंग एक पार्ट होगा जिसको हमें सर्च करना होगा, जिस स्ट्रिंग की, और स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू और एंड इंडेक्स वैल्यू, ये दोनों ऑप्शनल होते हैं। और इसको हम देखते हैं, इट टाइप 1। अब इसको हम कॉपी करके और चलते हैं, शेल में यूज करेंगे।
तो कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। टाइप वन क्या है? str1 इक्वल टू द कैपिटल ऑफ द स्ट्रिंग इज इंडिया। मतलब आपको ये स्ट्रिंग मैंने ले रखी है, एक स्ट्रिंग इस टाइप की लिए रखी है जो str1 में इस होल्ड की हुई वैल्यू को str1 होल्ड कर रखा है इस स्ट्रिंग को। और तो मैंने एक कमेंट के थ्रू क्या लिखा है, सब स्ट्रिंग इज सर्च्ड इन द होल str1। मतलब जो जिस सब स्ट्रिंग को हम सर्च कर रहे हैं वो पूरे str1 स्ट्रिंग में सर्च करना है, 0 से लेके एंड तक सर्च करेगा। तो जैसे r1 इक्वल टू str1 डॉट इंडेक्स इंडिया, आप देखते हैं कि str1 डॉट इंडेक्स इंडिया, तो इंडिया को हम सर्च कर रहे हैं। तो ये पूरे होल स्ट्रिंग में आपका सर्च करके आपको जो वैल्यू आएगी वो r1 में स्टोर कर देगी, जो इंडेक्स वैल्यू, और इंडेक्स वैल्यू को हम यहाँ प्रिंट कर देंगे, क्योंकि r1 यहाँ हमने लिखा है, देखिए कॉमा लगा के। और प्रिंट फंक्शन यदि आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है तो आप पीछे वाले लेक्चर में देख सकते हैं, पीछे मैंने प्रिंट फंक्शन के काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है। तो हर चीज़, हर वेरिएशन के स्ट्रक्चर में किस तरह डेटा प्रिंट करें। तो टाइप 2 द सब स्ट्रिंग इज सर्च्ड इन द इज दिल्ली, मतलब कहाँ से स्टार्ट कर रहा है सब स्ट्रिंग जो हम सर्च कर रहे हैं, इज वैल्यू कहाँ से स्ट्रिंग में सर्च करना स्टार्ट करें। जब हमें कुछ चीज़ें मालूम होती है, जैसे कि आप समझिए कि आपको किसी प्लेस से किसी प्लेस तक जाना है, तो आप कुछ चीज़ें यदि आप आए हैं कहीं से, मान लीजिए कि आप एक दिल्ली से आगरा तक आए हैं, और आपको ये पता, और बीच में आप आते आते जैसे कोई वस्तु आपकी खो गई और आपने बीच में उस वस्तु को देखी थी, तो इसका मतलब आप जो सर्चिंग स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे वस्तु अगर देखे होंगे बीच में कहीं कोई प्लेस पे, उस प्लेस से स्टार्ट करके आगरा तक के सर्च करेंगे आप कि यहाँ तक हो सकता हो वैल्यू। तो सेम चीज़ें यहाँ हम यूज कर रहे हैं, वही कि जो चीज़ें आपको मालूम है कि हाँ यहाँ तक तो वैल्यू है ही नहीं, मिल ही नहीं सकती, इसके बाद हो सकती है, तो हम यहाँ इस तरह का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो ये सब आगे जब रियल टाइम पे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें एक एक कंसेप्ट हम यूज करेंगे, वो आगे जब हम प्रोजेक्ट का काम करेंगे, आगे हम अच्छे से कई प्रोग्राम बनाएंगे, कुछ एप्लीकेशन बनाएंगे जो आप लोग को, तो उसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप होगा और काफ़ी अच्छा से प्रोग्राम को समझेंगे, प्रोग्राम क्यों यूज होता है। तो R2 मैंने इसको स्टोर किया और 20 से मैंने स्टार्ट किया सर्चिंग। 20 से मतलब इज दिल्ली से मैंने इतने ही पार्ट में स्टार्ट किया सर्चिंग, इज मौजूद होगा वो वैल्यू यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया। टाइप 3 में सब स्ट्रिंग सर्च इन इज दिल्ली, सेम चीज़ यहाँ भी है। देखिए लेकिन आपको वेरिएशन देखिए क्वेश्चन का, इंडेक्स -9 आप 20 लिखिए या -9 लिखिए, सेम चीजें हैं। आपकी स्ट्रिंग उतने ही पर्टिकुलर स्पेस में सर्च की जाएगी बोथ में। तो str3 में वो वैल्यू आ गई इंडेक्स की और यहाँ हमने प्रिंट कर दिया। str4 सब स्ट्रिंग इज सर्च्ड इन कैपिटल ऑफ। अब देखिए R4 एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने होल्ड किया str1 डॉट इंडेक्स, कैपिटल को मैं सर्च कर रहा हूँ जो 3 इंडेक्स से स्टार्ट करके और 13 इंडेक्स के बीच में सर्च करना है। यदि मिलता है तो वो इंडेक्स वैल्यू यहाँ प्रिंट कर देना है। और 5 में सब स्ट्रिंग सर्च इन टल ऑफ द इंडिया। तो ये देखिए कैपिटल है तो मैंने कैप हटा के टल से स्टार्ट किया सर्चिंग, मतलब जब मुझे मालूम है कि यहाँ नहीं है बीच में है, ऑफ। आप देखिए 8 से -6, तो इस तरह का कंसेप्ट भी यूज करना सीखिए कि जैसे कि प्लस में है एक वैल्यू माइनस में है, लेकिन काम वही कर रही है, चाहे स्टार्ट एंड इस तरह से लिखिए चाहे उस तरह से लिखिए। तो कहते हैं ना कि मतलब सीखना दोनों इंडेक्स को, आपको दोनों इंडेक्स स्ट्रिंग में जानना है,
प्लस में स्टार्टिंग से जो सर्च करते हैं, और माइनस में माइनस जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो पीछे से हम सर्च करते हैं किसी स्ट्रिंग में बैकवर्ड। तो उस वैल्यू को R5 में स्टोर करके यहाँ प्रिंट कर दिया। चलिए इसको रन कराते हैं, कंट्रोल एस दबा के F5 दबाते हैं। देखिए आपकी वैल्यू का वो इंडेक्स वैल्यू आपको रिटर्न कर दिया। इंडिया जो मैंने सर्च किया था वो 15 इंडेक्स वैल्यू पे है, और इज जो मैंने सब स्ट्रिंग जो एक तरीके का सब स्ट्रिंग है जो उसको मैं 21 स्थान पे हमारी स्ट्रिंग में मौजूद हो, स्ट्रिंग इंडेक्स वैल्यू पे मौजूद है। और सब स्ट्रिंग दहली इज str 24 इंडेक्स पे मौजूद है, और कैपिटल जो है वो 4 इंडेक्स पे मौजूद है, और सब स्ट्रिंग कैपिटल जो है ये 12 इंडेक्स पे मौजूद है। आप देख सकते हैं माइनस में जो हमने सर्च किया तो ये वैल्यू किस तरह से अलग हुई। तो ये सेम कंसेप्ट हम आगे आर इंडेक्स में देखेंगे। देखिए यहाँ इसका आउटपुट है, तो आर इंडेक्स मुझे समझाने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आर इंडेक्स में सेम चीजें हैं। जैसे द इंडेक्स फंक्शन रिटर्न द हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू ऑफ द सब स्ट्रिंग इनसाइड द स्ट्रिंग। तो हाँ, हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू तो रिटर्न ही होगी। क्यों? क्योंकि जब बैकवर्ड डायरेक्शन से हम सर्च करते हैं कोई चीज, तो वो वैल्यू अगर बैकवर्ड में मिलती है, बैकवर्ड प्लेस पे मिलेगी, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू अगर हम जीरो से, इंडेक्स वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में हम लिखते हैं, तो जीरो से स्टार्ट करके जो लिखते हैं, जीरो से अगर स्ट्रिंग की 50 वैल्यू है इंडेक्स, तो वहां जो बीच में मिलती है तो उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा ही होगी। लेकिन हाँ, यदि वो वैल्यू स्टार्टिंग में मिल गई तो उसकी इंडेक्स वैल्यू कम भी होगी, इसमें हाईएस्ट नहीं। लेकिन इस तरह से ज्यादातर ऑप्शन ये होता है कि वो इंडेक्स वैल्यू बीच में और इससे पहले अगर मिलती है तो वो कम होती है, लेकिन उसके बाद अगर मिलती है वैल्यू तो उसकी इंडेक्स वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इंडेक्स फंक्शन ये तो इफ इट इज फाउंड, यदि ये मिलती है तब वो रिटर्न करेगा वो फंक्शन इंडेक्स वैल्यू। इफ इज नॉट फाउंड देन रेज एक्सेप्शन। द आर इंडेक्स फंक्शन रिट्रीव्स द स्ट्रिंग फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो एक चीज अभी मैंने आपको दिखाया नहीं, चलिए इसको यहाँ सिंटेक्स आप इसको देख सकते हैं, सेम सिंटेक्स है जो इंडेक्स का था। तो इस चीज को हम बस आपको मैं इस तरह से आर इंडेक्स बताया था जिससे कि आप उसका यूज भी कर सकें। हर चीज के दो पहलू होते हैं, दो, तो इसका यूज, इसका कंसेप्ट भी मैंने इस तरह से डिजाइन किया था। तो देखिए, तो R1 में द कैपिटल ऑफ सेम चीजें मैंने लिखा है भाई, और सेम चीजों पे वही चीजें मैं केवल R लिख के काम कर दिया। एक चीज मैं आपको नहीं बताया इंडेक्स में, तो इंडेक्स में एक्सेप्शन किस तरह जन होता है। तो चलिए एक ऐसा लिख देते हैं, इंडिया ना, इंडिया को हम लिख देते हैं एक और कोई भी अक्षर R लिख देते हैं, और कंट्रोल एस करके F5 दबा दीजिए। देखिए क्या लिखा है, एक्सेप्शन सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। एरर वैल्यू जो आई आपकी, वो सब स्ट्रिंग आपके स्ट्रिंग में मौजूद नहीं है। मैं समझता हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे कि एक्सेप्शन किस तरह से आते हैं। लेकिन यही अगर फाइंड फंक्शन में हम देखते हैं तो -1 वैल्यू इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर देता था। इससे हमें पता चल जाता था कि वो सब स्ट्रिंग जो हम खोज रहे हैं वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग में मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ हमने सेम चीजें हैं, उसको समझाने की जरूरत नहीं है, और इसको हमने चेंज कर दिया और कंट्रोल एस दबा के अब रन करके दिखा दें आपको। देखिए सारा रन हो गया, और इंडिया जो है 15 पे है। अब देखिए आप पहले से कंपेयर कीजिए और इंडेक्स, जो इंडेक्स फंक्शन में आर इंडेक्स से कंपेयर कीजिए, दोनों में आपको अंतर मिलेगा, और कुछ चीजें अंतर भी नहीं मिलेंगी, कुछ चीजें सेम भी होंगी। जैसे सब स्ट्रिंग इंडिया को मैंने 15 स्थान पे मिला मुझे 15 इंडेक्स वैल्यू, और देखिए इज जो 24 पे, दिल्ली है 27 पे, पहले कुछ कम रही होगी, और कैपिटल है 4 पे, और यहाँ भी कैपिटल 4 पे ही है, और कैपिटल इन str1 यहाँ 12 पे। तो आप देखें कैपिटल का हम देख लेते हैं, टाइप 4 में मैंने कैपिटल इस तरह से लिखा है R4, और दूसरे में मैंने
8 से स्टार्टिंग किया और -6 के बीच लिखा द कैपिटल R5। तो इस तरह हमने कैपिटल को R5 सर्च कैपिटल ऑफ, यहाँ से बैकवर्ड डायरेक्शन देखिए सर्च करना स्टार्ट करता है, इसीलिए इसकी इंडेक्स वैल्यू हमेशा ज़्यादा मिलती है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करेगा तो कैपिटल की वैल्यू यहाँ कैपिटल ऑफ, तो उसकी वैल्यू हमेशा 3 से और 13 के बीच मैंने लिखा है, तो यहाँ की वैल्यू 4 आई है। और 8 से मैंने स्टार्ट किया और -6 लास्ट वैल्यू थी, तो टल ऑफ इंडिया, तो इस तरह से मैंने ये स्टार्ट किया, तो उसकी यहाँ मैंने ऑफ का लिया है, यहाँ मैंने कैपिटल का लिया, दोनों में अंतर है, ऑफ ज़्यादा वैल्यू दे रहा है और कैपिटल कम वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ हम देख लेते हैं इसका आउटपुट भी, आउटपुट देखिए सब स्ट्रिंग सेम आउटपुट है जो मैंने अभी रन करके आपको दिखाया। अब एक पांचवा फंक्शन है जो मेथड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिप्लेस। तो रिप्लेस फंक्शन हम देखते हैं। द रिप्लेस फंक्शन इज यूज्ड टू रिप्लेस वन वैल्यू विद अनदर। यदि हम किसी वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो जैसे वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हम लोग कभी कोई वैल्यू हमें रिप्लेस करना हो, जैसे कई वैल्यू पे एक स्थान पे, जैसे आपने एक 3D पिक्चर भी देखा होगा, उसमें देखिए किस तरह जो आमिर खान थे उसने उसके स्पीच के जो स्पीच थे उसको चेंज किया था, उसमें उसने रिप्लेस फंक्शन का यूज किया था और उसको चेंज किया था, जितने स्थान पे थे वो वैल्यू उसने डाल दी थी चेंज करके। तो इस तरह यहाँ रिप्लेस फंक्शन का यूज करेंगे, तो द रिप्लेस फंक्शन इज यूज टू रिप्लेस वन ऑफ द अदर अनदर, मतलब एक स्थान पे दूसरे वैल्यू को हम चेंज कर देंगे। तो ये बहुत कम टाइम लेता है, यदि हम ऐसे मैन्युअली देखेंगे तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा। द मैक्सिमम कैरेक्टर आर is replaced if maximum value is given। अगर maximum value is दिया होगा तो character are replaced if maximum value is given। maximum character replace होंगे अगर maximum value दिया होगा। the replace function takes maximum 3 parameter। ये maximum जो मेथड है ये तीन पैरामीटर्स यूज करता है। पहला क्या है, ओल्ड। ओल्ड का मतलब क्या, ओल्ड जो कोड स्ट्रिंग थी किसको आपको चेंज करना है, ये ओल्ड सब स्ट्रिंग व्हिच यू वांट टू रिप्लेस, वो स्ट्रिंग जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं। न्यू, इट इज यूज्ड टू रिप्लेस ओल्ड स्ट्रिंग इन गिवन स्ट्रिंग। इट इज यूज्ड टू रिप्लेस ओल्ड स्ट्रिंग इन गिवन स्ट्रिंग, मतलब ये नई स्ट्रिंग जो आप डालना चाहते हैं रिप्लेस करके वो न्यू होती है। और काउंट, इट इज ऑप्शनल पैरामीटर, ये ऑप्शनल, आप इसको यूज कर सकते हैं, अगर मन इच्छा हो तो यूज करते हैं। ये कुछ बहुत बारीकी से जब हम कोई चीज यूज करते हैं तो काउंट का यूज तभी करते हैं। अब जैसे देखिए, द नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टू रिप्लेस द ओल्ड सबस्ट्रिंग ऑफ न्यू सबस्ट्रिंग इनसाइड द स्ट्रिंग। यदि आप कितनी बार आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, आप काउंट में डाल दीजिए कि जैसे कोई वैल्यू मुझे 10 बार रिप्लेस करनी है, 10 बार मैंने यूज किया है तो 10 बार उसको रिप्लेस कर दीजिए। और फाइंड दैट रिप्लेस, इसने देखिए इसका सिंटेक्स है ओल्ड सब स्ट्रिंग, न्यू सब स्ट्रिंग और काउंट। तो यहाँ आपका एग्जाम्पल्स है, चलिए इसको सेल में लेके चलते हैं और फिर इसका डिटेल में अध्ययन करते हैं क्या है। देखिए मैंने MSG एक वेरिएबल ले रखा और इसमें मैंने एक स्ट्रिंग ले रखा, वेलकम टू MNT लैब, वेलकम टू MNT लैब, MNT लैब, इस तरह की एक स्ट्रिंग मैंने ले रखी है, एक रैंडम स्ट्रिंग मैंने ले रखी है इसमें। और टाइप 1 में देखिए क्या देखता हूँ करता हूँ, MSG 1 में MSG डॉट जो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है MSG डॉट रिप्लेस MNT MS.NET। तो यहाँ आप देखते हैं MNT ओल्ड स्ट्रिंग थी
और ms.net जो नई सब स्ट्रिंग आई हुई है वो है। तो mnt के स्थान पर मुझे ms.net डालना है, तो इस तरह का यूज करेंगे। mnt के स्थान पे ms.net यहाँ पड़ जाएगा। आफ्टर रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ न्यू स्ट्रिंग msg1, तो जो स्टोर नई स्ट्रिंग जनरेट होगी वो यहाँ msg1 में स्टोर हो जाएगी, रिटर्न करेगा जो फंक्शन, और इसको हम यहाँ प्रिंट कर देंगे। ठीक, तो इसको चलिए देखते हैं एक बार, कंट्रोल एस करा के F5 दबाते हैं। देखिए ms.net सारे स्थान पे आपके आ गए, जितने mnt थे वो देखिए ms.net ms.net ms.net, ठीक, सारे पे आपके मिल गए। तो अभी देखिए ये पूरे पे हो जाता है अप्लाई। तो लोग ज़्यादातर काउंट का यूज कम ही करते हैं, क्योंकि काउंट में आपका आप एक स्पेशल वैल्यू डालेंगे कि जैसे 2 बार करना हो, 3 बार करना हो। तो यहाँ मैंने देखिए रिप्लेस में msg.msg रिप्लेस mnt lab 2 बार मैंने किया, कि मतलब 2 ही बार मुझे चेंज करनी है। दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग we have to change only 2 times this substring by the new substring ms.net। तो इस वैल्यू को मैंने ms2 में स्टोर किया और यहाँ प्रिंट कर दिया। टाइप 3, नाउ लेट्स सी टाइप 3। msg3 एक वेरिएबल लिया और इसको यहाँ रिप्लेस, जो रिटर्न वैल्यू आई msg.replace mnt, हमने ओल्ड स्ट्रिंग mnt को ms.net से रिप्लेस किया, और एक जीरो मतलब एक बार भी नहीं रिप्लेस करनी है। तो इसका मतलब जो वैल्यू आएगी एक बार भी रिप्लेस करके भी नहीं आएगी, हमें रिप्लेस ही नहीं करना है। इसका मतलब जो msg4 एक वेरिएबल लिखा उसमें मैंने mn को रिप्लेस किया, एक mn सब स्ट्रिंग को डू से। यहाँ जो जितने mnt है mn इस स्ट्रिंग में देखिए mna है, mna है, mna है और mna है, तो सब डू से रिप्लेस हो जाएंगे, और ये वैल्यू आपका msg4 में स्टोर होगा, और इस msg4 में मैंने इसको यहाँ प्रिंट कर दिया हूँ। टाइप 5 देखिए, आप टाइप 5 में आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे msg5 msg डॉट रिप्लेस w जो पहले का था, मतलब ओल्ड स्ट्रिंग है, और मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूँ एक ब्लैंक स्पेस से। आप समझिए कि w को आप काट रहे हैं, मतलब एक इरेज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरह का कंसेप्ट आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे w का क्या, आप पूरा स्ट्रिंग msg यहाँ डाल देते तो पूरी स्ट्रिंग की ब्लैंक हो जाती वैल्यू। तो अभी देखते हैं, अभी इसको भी करके देखेंगे, और यहाँ मैंने यहाँ इसको प्रिंट कर दिया। तो ये इरेज करने के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं। तो देखिए msg6 और msg डॉट रिप्लेस, और यहाँ मैंने लैब और बैल, तो इसका मतलब लैब जहाँ है वहाँ मुझे उल्टा करना है उस वैल्यू को, तो उल्टा कर दीजिए, लैब के स्थान पे बैल कर दीजिए। तो यहाँ इस देखिए आप स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग में एक स्पेस दे दीजिए, जब ऐड हो स्ट्रिंग तो उसमें थोड़ा स्पेस बना रहे, तो देखने में भी अच्छा लगता है कोई स्ट्रिंग। तो इस तरह से आप कंसेप्ट यूज़ किया कीजिए। मैं काफ़ी डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग क्या मैं पूरा पाइथन से डिटेल में पढ़ाऊँगा, कि जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो स्टूडेंट को। सारा डिटेल में होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ एक बार पढ़ने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए रन कराते हैं इस प्रोग्राम को। अब रन कराते हैं, हम देख लेते हैं देखिए ms.net वहाँ रन हुआ और डू आ गया। देखिए डू पे जो हमने अभी किया था रिप्लेस करके, और देखिए वेलकम जो काटा था मैंने एक स्ट्रिंग, w देखिए सारे में कट गए हैं। तो आप समझ सकते हैं इसको स्पेस। अब देखिए मैं इसको पूरा काट देता हूँ। चलिए आप देखिए यहाँ msg5 का w है, यहाँ मैं इसको msg लिख देता हूँ, देखता हूँ कि क्या कोई प्रॉब्लम आती है क्या, देखते हैं। क्योंकि स्ट्रिंग लेता है तो
प्रॉब्लम नहीं आई, सही है। तो देखिए रिप्लेसिंग, देखिए रिप्लेसिंग, देखिए पूरी वैल्यू इरेज हो गई। तो इस कंसेप्ट को आप यूज कर सकते हैं, कहीं भी स्ट्रिंग की कुछ वैल्यू को नहीं दिखाना है आपको यूजर को, तो वो वैल्यू आप हटा सकते हैं। वो वैल्यू तो आपको मौजूद रहेगी आपके प्रोग्राम में, लेकिन आप हटा सकते हैं इस तरह से यूज करके। तो आप कंसेप्ट समझ रहे होंगे कि हाँ किस तरह से हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आप अपना डिफरेंट वे में भी सोच सकते हैं, आप इसको डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं। मैंने जितने वेरिएशन प्रोग्राम को देखा उस तरह से मैंने इसको डिजाइन करके और प्रोग्राम बनाया, आपको दिखाया हूँ। और आप देखिए यहाँ आउटपुट को, तो मैं समझता हूँ ये फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं आप इसको। एल स्ट्रिप, एल स्ट्रिप फंक्शन को मतलब लेफ्ट से आप स्टार्ट करेंगे। द एल स्ट्रिप फंक्शन इज यूज्ड टू ट्रिम द स्ट्रिंग फ्रॉम द लेफ्ट। स्ट्रिंग को जो ट्रिम करता है वो लेफ्ट से आपको हटाता है। तो द एल स्ट्रिप फंक्शन रिमूव्स द कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट बेस्ड ऑन द आर्गुमेंट। जितने और जो आर्गुमेंट डाला जाएगा आपको, वो लेफ्ट से आपका वो कैरेक्टर रिमूव करता है एल स्ट्रिप। इसका सिंटेक्स देखिए, स्ट्रिंग डॉट एल स्ट्रिप कैर्स, एक कैर्स ये यूज करते हैं हम लोग। कैर्स जो है ऑप्शनल है, ठीक। कैर फंक्शन ऑप्शनल है, optional parameter. It is used to remove set of characters from the string. कुछ set of characters को रिमूव करता है स्ट्रिंग से। If this char argument is not provided, अगर ये char argument हम प्रोवाइड नहीं करते, मतलब नहीं देते हैं इस strip मेथड में, then all leading white space are removed from the string. मतलब जो स्टार्टिंग में जो स्पेस आपके होंगे व्हाइट स्पेस, वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाते हैं इसमें। तो इसको इसमें समझेंगे जो एग्जांपल के थ्रू, तो काफ़ी समझ में आएगा आपको। तो आपको कंसेप्ट अभी जब इससे समझाएंगे हम, तो आपको समझ में आएगा। तो हमने हटा दिया था इसको, तो फिर से हम ओपन कर लेते हैं सेम स्ट्रिंग पार्ट 4। तो पार्ट 4 हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कर दिया। एल स्टेप का यूज हम करके आपको दिखाएंगे। यहाँ सबसे पहले आप स्टेप का यूज करके देख लीजिए। प्रिंट फर्स्ट str1 डॉट स्टेप, जो इस तरह से है, इसको स्टेप करना है। चलिए इसको देखते हैं, पहले रन कराते हैं, पहले से सब कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखिए फर्स्ट में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक। और यहां से देखिए दूसरे में प्रिंट टू सेकेंड str1 स्टेप, ये योजक चिन्ह को मैंने देखिए हटा दिया स्टेप। तो जो ये स्टेप रिमूव कर देता है, जो चीजें आप इस कैर में डालेंगे तो उसको हटा देता है। लेकिन अगर कुछ नहीं डालते हैं कैर में, कैर्स में जो आपका जो अभी एक आर्गुमेंट था, तो उसको वो ब्लैंक स्पेस जितने होते हैं उसको हटा देता है। तो आगे देखते हैं अभी हम क्या कैसे क्या होता है। प्रिंट दिस इज थर्ड, फर्स्ट थर्ड हम देखते हैं str1 डॉट एल स्ट्रिप, एल स्ट्रिप देखिए, आप देख लीजिए यहाँ एल स्ट्रिप। तो एल स्ट्रिप जो फंक्शन आप देखिए, स्ट्रिप सबसे पहले हमने यूज किया। स्ट्रिप में देखिए दोनों साइड का हमारा जो ये कैरेक्टर्स है वो दोनों साइड में हट गया था स्ट्रिप में। लेकिन एल स्ट्रिप अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में क्या हुआ, हमने एल स्ट्रिप लगाया, तो थर्ड में देखिए, आप देखिए थर्ड में एल स्ट्रिप देखिए कुछ नहीं, ठीक। क्योंकि जो एल स्ट्रिप होता है वो फाइट स्पेसेस जैसे न्यू लाइन इस टाइप के कैरेक्टर होते हैं उनको हटा देता है। यदि आप कोई भी आर्गुमेंट नहीं डालते हैं उसमें, तो जैसे कि आप स्लेशन स्लेश टी स्लेश बी इस तरह का आप यूज करेंगे तो वो फंक्शन हट जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं आगे किस तरह से यूज करेंगे।
और फिर ES3 में देखिए ये पूरा आपका होगा। ESTR4 में आप देखिए मैंने योजिक चिन्ह रखा, आप देखेंगे कि यहाँ एक साइड का हटा और एक साइड का आपका करेक्टर यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं एक साइड का पूरा करेक्टर यहाँ मौजूद है, ठीक, और दूसरे साइड का आपका यहाँ हट गया है। तो यह स्टेप मतलब लेफ्ट से आपके वो आपने जो आर्गुमेंट दिया है वो स्पेशल जो सब स्ट्रिंग है, जो सिंबल है, वो आपके स्ट्रिंग से रिमूव हो जाएगा। और ये str2 मैंने एक ले रखा था ms.net, ठीक। और एक चीज और आप देख सकते हैं, इसमें मैंने एक स्पेस ले रखा है। आप यहाँ इसको देख सकते हैं कि इसका कंसेप्ट मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि स्पेस यहाँ रिमूव हो जाता है। अगर आप कोई स्पेस आप स्टार्टिंग में डाले हैं लेफ्ट में, तो ये स्पेस किस तरह से रिमूव होता है। तो इसका आउटपुट यहाँ है। तो देखिए ms.net देखिए किस तरह आप देख सकते हैं। ms.net कहाँ गया, ms.net एक स्पेस हट जाता है, जैसे स्पेस यहाँ से देखिए हट गया है। strip.rst str.rst ये स्ट्रिंग में मिला नहीं, ठीक, मौजूद ही नहीं है। तो वो स्ट्रिंग आप देखिए स्पेस जो था वो ऐसे रह गया, इसको इग्नोर कर देता है, मतलब हटाता है, एक स्पेस से रिमूव कर दिया और यहाँ वो स्ट्रिंग आपकी प्रिंट कर दिया। और प्रिंट 5 में देखिए str2.lstrip.rst और इसको हमने कर लिया st और 6 होना चाहिए, यहाँ 2 हमने 5 ले रखी है, ये गलती से हो गई। तो सेम चीज़ें हैं, इसलिए सेम चीज़ें ms.net, लेकिन सेम चीज़ें नहीं है, आप कह नहीं सकते सेम चीज़ें हैं। क्यों, देखिए 5 इसको 6 होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने 5 को 2 वेरिएशन में किया है इसलिए 5 ले रखा होगा। तो 5 lst में एक स्पेस देके मैंने rst लिखा। तो यहाँ क्या हुआ, तो जब lst फंक्शन आया तो सबसे पहले स्पेस चेक किया, स्पेस देखा, हाँ स्पेस तो है इसमें, तो स्पेस को रिमूव कर दिया, स्पेस को रिमूव कर दिया, रिमूव करके आर चेक किया, आर है नहीं उस स्ट्रिंग में, तो वहां से वो एग्जिट कर गया और पूरा स्ट्रिंग जो थी वो प्रिंट कर दिया। देखिए यहाँ ms.net एक लाइन पहले प्रिंट हुआ, ठीक। तो पहले में जो था, पहले में हमारे कोई स्पेस था नहीं, तो जो चेकिंग कर रहा था strip फंक्शन, स्ट्रिप जो पहले करना था, स्ट्रिप कुछ हटा देना, रिमूव कर देना, तो वो जो आर चेक किया, आर तो ms.net एक स्पेस मिला उसको, तो उसने डायरेक्ट हटा के वो कहा कि इसको प्रिंट कर दो, वैल्यू है ही नहीं वहाँ यहाँ पे। तो एक एक करेक्टर ये इटरेशन बाय ये आपका मैच कराता है। तो अब तीसरा हम देखिए 6 में आप देखिए mst। अब यहाँ कंसेप्ट आपको और डिटेल में समझ में आएगा। 6 में mst और हमारा जो स्ट्रिंग है ms, ठीक, ms है और एक स्पेस है। तो यहाँ देखिए मैच कर रहा है, पहले स्पेस, हाँ हम स्पेस मैच कर दिया, और दूसरा यम भी मैच हो गया, तो इसका मतलब ए भी रिमूव होगा, यस ए भी मैच हो गया, तो ए भी रिमूव होगा, टी, और टी से जहाँ आया तो टी का डी है, लेकिन यहाँ तो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा हमारा काउंटर। और ये इतनी चीजें स्पेस ms रिमूव हो जाएंगी और टी से यहाँ डी से DOT प्रिंट होगा। आगे अब हम यहाँ 6 तक पहुंचे थे। अब str3 नाम के हमने एक फंक्शन ले रखा। यहाँ आपको और भी क्लियर मैं आपको समझ में आऊंगा। प्रिंट फंक्शन में समझ 7 में str3.lstrip। अब देखिए stp, यहाँ आपको lstrip एक्चुअल समझ में आएगा कि वास्तव में lstrip का यूज क्यों करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब lstrip आएगा तो इसको h को सबसे पहले मैच कराएगा कि h क्या इस स्ट्रिंग में है, हाँ पहले पे मिल रहा है h मैच कर गया।
तो एच मैच कर गया तो आगे वाला चेक करता है तुरंत टी, हाँ टी भी मैच कर गया, टी, फिर टी, वही टी से फिर आगे बढ़ता है। देखिए एच मैच किया, ठीक, एच मैच कर गया, फिर एच कहता है कि क्या एच आगे और भी है, नहीं भाई टी है, तो काउंटर बढ़ा के टी पे कर देता हूँ, फिर टी फिर से मैच करता है, लेकिन वो एच के बाद स्टार्ट करता है मैच करना, तो टी, यहाँ टी को मैच किया सबसे पहले, हाँ टी है मौजूद है, फिर टी आगे करता है क्या टी और भी है, हाँ जस्ट बाद और भी है, तो इसको भी हटाओ छोड़ो, और पी, अब पी देखिए पी यहाँ आपका मिल गया, तो P जैसे मिला तो फिर P आगे गया, कह रहा कि कोलन भी P है, तो नहीं, आगे जो है वो कोलन है, तो ये P नहीं, तो यहाँ से काउंटर हटा, फिर कोलन पे आ गया, अब कोलन चेक किया, हाँ कोलन मिल गया, उस तरह एक ब्लैंक स्पेस देखा, बैक फॉरवर्ड बैक स्लैश, तो यहाँ आप देखिए बैक स्लैश में यहाँ देखा पहला, हाँ मैच कर गया, मैच किया, फिर आगे बढ़ता है और फिर यही स्लैश मैच करवाता है, यदि मैच हो गया तो मैच हो जाता है तो उसको भी हटाएगा वो, तो मैच देखिए ये भी हो गया मैच, फिर इसी से फिर वो चेक करेगा कि आगे का पार्ट क्या है, तो W चेक किया, W से जहां हुआ, W तो मैच नहीं किया इससे, तो तुरंत वो स्ट्रिंग अब प्रिंट कर देगा, मतलब सारे इसके जितने 1 2 3 4 5, तो 5 ऐसे कैरेक्टर्स हैं, सबको 1 बाय 1 चेक किया इसने, और वो कोई भी कैरेक्टर मेमोरी से तभी हटता है जब उसको नॉन मैच्ड कैरेक्टर मिल जाते हैं इस स्ट्रिंग में, किसी स्ट्रिंग में तभी हटता है, तो यहाँ मैंने PTP से चेक किया, और इसका आउटपुट साथ में रखते हैं तो आपको और समझ में आएगा। देखिए तो ये TTP पूरा गायब हुआ, आप देखिए यहाँ, इसको सबसे पहले हम छोटा कर लेते हैं, तो HTTP देखिए यहाँ पूरा गायब हुआ, HTTP पूरा गायब हो गया आपके स्ट्रिंग से, HTTP www.ms.co.in आपका प्रिंट हुआ है, मेरी साइट जो है वो प्रिंट हो गई है, ये इतनी चीजें हटा के, तो आप समझ सकते हैं यल स्ट्रिप इस तरह से हटाता है कोई वैल्यू, मतलब एक काउंट, पहला करेक्टर उठाया उससे चेक करता है सारे को, पहला मैच किया फिर दूसरे से भी वही चेक करता है क्या ये भी मैच हो जाएगा क्या, अगर वो मैच हुआ तो फिर आगे बढ़ता, आगे चेक करता है, लेकिन नहीं मैच हुआ तो वहीं से हट जाके और आगे वाले कैरेक्टर को चांस देता है कि तुम अब चेक करो कि क्या तुम्हारा कोई कैरेक्टर्स इस स्ट्रिंग में उस मुझसे आगे मौजूद है, तो इस तरह से चेक करता है, तो सेम चीजें ये देखिए PTP, आप देख सकते PTP, सबसे पहले देखिए str3 में मैंने PTP, तो PTP देखिए कोई नहीं मैच किया, तो इसने देखिए क्या प्रिंट किया है, इसने यहाँ प्रिंट किया है क्या, एक सेकेंड दिखा रहा हूं मैं आपको, ये str4 का, पहले इसको हम बड़ा कर देते हैं और इसको भी फुल करते हैं, अब देखिए इसका आउटपुट, ये आउटपुट है, तो हम सबसे पहले अपना स्ट्रिंग खोलते हैं, फिर आउटपुट खोलते हैं, अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ PTP, P देखिए यहाँ पहले क्या हुआ, गया P पहले चेक करने स्ट्रिंग में, P क्या पहला है, नहीं है, तुरंत हट गया, T फिर गया, T है क्या, यस नहीं है, फिर हट गया, फिर T आगे गया, यस मतलब T फिर आगे गया, T जैसे T गया, T यस को चेक किया, नहीं वो भी, तुम भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो P भी गया, P यस को चेक किया, तो ये भी नहीं मिला, तो इस तरह ये हट गया, तो यहाँ अगर यस हम कर देते हैं, आप देखिए कंसेप्ट किस तरह है, यस सेम चीजें हो जाएंगी, तो जो पहला वाला, तो इसलिए मैं इसको यही रहने देता हूँ, क्योंकि पहले मैंने इसको कंसेप्ट यूज करने के लिए P केवल डाल दिया था, दोनों वेरिएशन में आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट हैं दोनों।
अब चलते हैं फिर आगे। इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और इस पे किस तरह रिमूव करता है आप समझ में आ गया होगा। इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया आपको। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इसका आउटपुट देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं सेम आउटपुट है प्रोग्राम का। आप खुद करिए और कुछ एग्जांपल्स ऐसे करिए, वेरिएशन में जब देखेंगे एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आर स्टेप में सेम चीजें हैं। देखिए अब आर स्टेप में सेम चीजें हैं। ये क्या करता है, वो राइट डायरेक्शन से स्टार्ट करता है सर्च करना, और राइट मैच जो करता है हमारा वो राइट डायरेक्शन से बैकवर्ड डायरेक्शन। तो द एलएसटी फंक्शन इज यूज्ड टू ट्रिम द स्ट्रिंग फ्रॉम द राइट से ट्रिम करना स्टार्ट करता है। द एलएसटी फंक्शन रिमूव द कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट बेस्ड ऑन द आर्गुमेंट। यहाँ पे आर स्टिप होगा, एल स्टिप नहीं होगा, ये थोड़ा मिस हुआ, तो आर इसको कर देना आप लोग। फंक्शन रिमूव द कैरेक्टर्स ऑन द राइट बेस्ड ऑन द आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट दिया जाता है। तो एस्टिंग डॉट एस्टिप कैर्स, आप देखिए यहाँ मैंने आर स्टेप फंक्शन यूज किया, आर स्टेप फंक्शन इसका यूज किया है यहाँ। और आपको देखिए कैश इसमें भी ऑप्शनल पैरामीटर है। इट इज यूज टू रिमूव द सेट ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग if this character argument is not provided, then all leading white spaces are removed from the string। जो भी आपके स्टार्टिंग में लीडिंग स्पेस होंगे वो आपको रिमूव कर दिए जाए, रिमूव होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन सही है, आपका कंसेप्ट हो जाना चाहिए क्लियर। इसमें हम देखते हैं ये कंसेप्ट, कॉपी करते हैं इसको और इसको रन करा लेते हैं प्रोग्राम में। अब देखिए यहाँ मैंने स्ट्रिंग को इस तरह से लिया है, पहले मैंने कुछ अलग लिया था उसमें, और इसको रन करा लेते हैं कंट्रोल एस करके, उससे समझाने में भी आपको अच्छा वो मिलेगा। और इसको मैं आपको दिखा दूं सबसे पहले। देखिए आप फोर्थ में देखिए, आप फोर्थ में दोनों में देखिए फोर्थ में यहाँ लेफ्ट में आपका रिमूव हुआ और यहाँ फोर्थ में देखिए राइट में रिमूव हुआ है, तो ये अंतर है। और स्ट्रिप फंक्शन में आप सेम चीजें हैं कि दोनों साइड से मतलब जो स्ट्रिंग है वैसी आ जाती है। तो मैं देखता हूँ यदि आप स्ट्रिप फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हैश साइन जहां भी होगा आपके स्ट्रिंग लेफ्ट या राइट में सारे रिमूव हो जाएंगे। चलिए एक बीच में हैश साइन लगा के देख लेते हैं, कंट्रोल एस और F5, इसको पहले हटा देते हैं और F5 दबाते हैं। देखिए बीच में जो था यहाँ भी देखिए बीच में आ गया, ठीक। तो आप सेकंड में आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। स्ट्रिप में जब इसका मतलब जहां से मैच करना बंद कर देता है वहां वो चीजें हट जाती हैं। तो यहाँ हम कंसेप्ट क्या देखेंगे, आप देखिए कंसेप्ट आपको समझाता हूं मैं। ये क्यों नहीं रिमूव हुआ हैश साइन, तो सेम चीज है स्ट्रिप में वही करता है कि पहले देखिए स्टार्टिंग से हैश साइन हाँ मैच 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 मैच, जैसे मैच किया और यम आया फिर मैच किया नहीं मैच हुआ तो हट गया तुरंत, पीछे से गया मैच किया, पीछे से गया ये मैच किया यहाँ तक मैच किया, उसके बाद बी आ गया फिर नहीं मैच किया तो ये यहाँ से हट गया। तो इस तरह से ये सिंबल जो है आपका ये मैच नहीं हुआ था। तो इस सिंबल पे जा ही नहीं, यहाँ तक जा ही नहीं पाएगा क्योंकि उससे पहले ही नॉन मैच्ड कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, तो वहां से वो काउंटर एग्जिट कर जाएगा। तो स्ट्रिप में आर स्ट्रिप यहाँ हमने यूज किया। आर स्ट्रिप हमने कोई स्पेस नहीं रिमूव करने के लिए मांग की है, तो जो ब्लैंक स्पेस होंगे वो केवल रिमूव होते हैं, जो स्टार्टिंग में या कुछ में होते हैं उनको केवल रिमूव कर दिया जाता है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ हम एक चीज आपको अभी आगे करके दिखाएंगे, अभी रुकिए थोड़ा।
तो 3 में आर स्ट्रिप है, आर स्ट्रिप मतलब पीछे से जो होंगे वो उसको हट जाएंगे। अब देखिए आर स्ट्रिप 3 में देखिए कोई भी नहीं हटेगा। आर स्ट्रिप में बैकवर्ड डायरेक्शन से देखिए इसमें हमने पहले बोल रखा था, एक सेकंड, कोई बात नहीं, इसको फिर से रन करा लेते हैं F5 करके। हाँ अब देखिए थर्ड में आप चेक करिए, देखिए आर स्टेप मैंने कोई आर्गुमेंट डाला था कि मुझे रिमूव करना है, तो जो ब्लैंक स्पेसेस अगर मौजूद होते हैं तो उनको रिमूव कर दिया जाता है स्टार्टिंग में, बस और कुछ नहीं होता है। यदि हम कुछ यहाँ डालते हैं, देखिए नीचे हमने डाल रखा फोर्थ में हैश साइन हमने डाल रखा है, तो हैश साइन लास्ट में देखिए रिमूव भी कर दिया इसने राइट से स्टार्ट करके। और 5 में मैंने ms.net डाला, ठीक, ms.net सीख मैंने RST सबसे R मैच कराया, जब ब्लैंक स्पेस से मैच कराया तो यहाँ ब्लैंक स्पेस है, R तो मैच ही नहीं करेगा, कोई भी कैरेक्टर नहीं मैच करेगा। तो अगर हम यहाँ ब्लैंक स्पेस दे देते हैं तो वो मैच करके वो ब्लैंक स्पेस हट जाएगा। और देखिए तीसरे में 6 में आप चेक करिए, 6 में ब्लैंक स्पेस हट के आपकी स्ट्रिंग्स थोड़ा इधर प्रिंट हो गई जाएगी। अभी देखिए RET हमने चेक किया, ठीक। 5th में आपका सेम इधर गया, और 6 में हाँ यहाँ ब्लैंक स्पेस मैंने डाला था, थोड़ा मैंने आपको पीछे वो बताया, एल स्टिप का फंक्शन बता दिया था। तो आर स्टिप हम यहाँ यूज कर रहे हैं, आर स्टिप मतलब पीछे से स्टार्ट करेगा, जो ए ब्लैंक स्पेस है, ये ब्लैंक स्पेस इस तरह से रहेंगे, ठीक, क्योंकि जब आर चेक करने आया तो ब्लैंक स्पेस मिल गया तो वहीं से ये हट जाएगा। और दूसरा देखिए आर, दूसरा क्या हुआ, आर यहां से चेक करने आया, आर को यहां मिल गया ब्लैंक स्पेस, तो इस ब्लैंक स्पेस को रिमूव कर देगा। देखिए ईटी, सबसे पहले टी चेक किया, हाँ पहले टी क्या किया, सही है, टी चेक किया तो टी नहीं मिला, यहाँ टी मिला, टी मिल गया है, टी मिल गया है, ब्लैंक स्पेस तो था ही पहले से, तो स्ट्रिंग में एक ब्लैंक स्पेस था ही, तो टी मिल जाएगा यहाँ, क्योंकि मैंने ब्लैंक स्पेस पहले डाल रखी है और इसमें नहीं डाल रखी थी। तो देखिए पूरा ये प्रिंट हुआ था ms.net, ठीक, ms.net प्रिंट हुआ था यहाँ। और इसको देखिए अब ये हटा देते हैं, इसको अगर हम इसको यहाँ रिमूव करते हैं कंट्रोल एस करके और F5 दबाते हैं, अब देखिए ms.net देखिए दोनों में स्पेस, पहले थोड़ा यहाँ स्पेस पे प्रिंट हुए थे, अब देखिए यहाँ प्रिंट हुए हैं ms.net, NET मैच किया है इसका, तो इसलिए इसको रिमूव कर दिया। तो राइट से चेक करना स्टार्ट करता है, तो टी चेक किया, हाँ टी मैच कर दिया, क्या टी आ गया और नहीं, तो यहाँ से एग्जिट हुआ, ई की बारी आई, ई को किया, ई चेक करिए, हाँ ई मिल गई, तो इस तरह यहाँ पीछे से चेक करके रिमूव किया। और 7वें में MST मैंने लिया रखा, सबसे पहले टी चेक किया, अब देखिए कितने 7वें में, हाँ 7वें में टी चेक किया, टी 7वां जो फंक्शन है, आप देखिए 7वें में ms.net प्रिंट हुआ है, ms.net मतलब कोई भी रिमूव नहीं हुआ। तो आप MST जब चेक कर रहे थे तो टी देखिए एक स्पेस, आपने स्पेस दिया नहीं, आपने जो चेक कर रहा है वो स्टार्टिंग से चेक कर रहा है, स्टार्ट कर दिया, मतलब स्टार्टिंग से मतलब स्पेस इसमें दिया नहीं,
तो आपकी जो चेकिंग जो स्टार्ट हो गई वो आगे से स्टार्ट हो गई, एक स्पेस मतलब ई से स्टार्ट कर दिया इसने। चेकिंग जो स्टार्ट किया इसने ई से स्टार्ट किया। अगर हम यहाँ एमएसटी में एक ब्लैंक स्पेस दे देते हैं, देखिए यहाँ कंट्रोल एस, आप देखिए अभी क्या होगा इसका F5, इसका फिर से करते हैं हम, कंट्रोल एस करके F5 दबा देते हैं। इसका डिटेल में हम पढ़ते हैं तभी समझ में मजा आता है। देखिए अब समझ में आया कि नहीं आप इसको, एक स्पेस मैंने यहाँ दिया तो यहाँ एक टी कट गया क्योंकि टी से अब स्टार्ट हो गया। तो हम स्ट्रिंग को जो देखते हैं ना, तो स्पेस यहाँ मौजूद है तो एक स्पेस हो तभी स्ट्रिंग वहां से स्टार्ट होती है मैच होना। जैसे टी, अब स्ट्रिंग यहाँ मैच होना स्टार्ट हो जाएगी, टी से स्टार्ट किया, टी से यहाँ मिल गया। पहले वाले में क्या था, वो टी से स्टार्ट ही नहीं किया था। क्यों? क्योंकि स्पेस यहाँ है तो टी जो पहले चेक किया स्पेस को चेक किया, कंपेयर किया पहले टी ने स्पेस से, तो स्पेस से ऑब्वियसली क्या है, स्पेस में तो मैच ही नहीं करेगा, तो यहाँ से तुरंत हट गया था, इसीलिए MS.NET पूरा प्रिंट हुआ था। अब तो इसको फिर वैसे कर देते हैं और आपको प्रिंट करके फिर से दिखाते हैं। आप देखिए, आप 7वें में और 7वें में देख लीजिए, दोनों में अंतर देखिए आप, इसमें 7वें में इसमें, उसमें मैंने एक स्पेस दे रखी थी। तो इस तरह से वेरिएशन करके आप काफ़ी एग्जांपल अच्छे से अंडरस्टैंडिंग अपना समझ सकते हैं कि मतलब किस तरह से हम अंडरस्टैंडिंग अंदर से आप ला सकते हैं कि किस तरह से हम RST फंक्शन का यूज करते हैं। तो एग्जांपल से आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएंगे। ऐसे में थ्योरी पार्ट में कुछ चीज़ें आपको एग्जैक्ट बताई जाती हैं, लेकिन जब आप एग्जांपल करते हैं तो आपको उससे काफ़ी रियल टाइम चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ आप देखिए, मुझे ये 2 स्पेस हटाने के लिए मैंने एक काम किया है 3 में, 7th ठीक। अब यहाँ RST इसको हटाया मैंने, यहाँ 7th नहीं, यहाँ 8 आप डालिए, ठीक। तो इस तरह से, तो इसको देखिए 8 में str3 में मैंने इस तरह का URL ले रखा है स्ट्रिंग के रूप में, और 8th में str3.rstrip, और यहाँ क्या है बैकस्लैश जो दिया हमने। अब यहाँ से मैच करना स्टार्ट किया R से, तो ये दोनों मैच कर गया, तो ये दोनों रिमूव कर देगा, बाकी सब स्ट्रिंग आपको प्रिंट कर देगा। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ भी देख लीजिए, बाकी सब स्ट्रिंग पूरी प्रिंट हुई URL, केवल वो दोनों स्पेस हटा के। तो मैं समझता हूँ कि स्टेप फंक्शन जो काफ़ी कंफ्यूजिंग माना जाता है, बच्चे इसको समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन आता है, तो मैं इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए किया हूँ, तो इससे आपको काफ़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और जो बच्चे अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ ईमेल एड्रेस डाल के सब्सक्राइब कर लें, और जो लिंक जाएगा उसको वेरीफाई कर लें, और आपको नोट्स मिलते रहेंगे। और चलिए, तो ये स्पेशल नोट्स हम देखते हैं। आज कुछ स्पेशल नोट्स पढ़ेंगे हम। स्पेशल नोट में क्या पढ़ेंगे? स्पेशल नोट में आज हम dir फंक्शन, dir मेथड को पढ़ेंगे। dir मेथड क्यों यूज करते हैं हमें, हाँ, इसके बारे में हम जानेंगे। dir मेथड बेसिकली जो यूज होता है वो हमारे फंक्शन में कितने एट्रीब्यूट मौजूद हैं उसके लिए उस फंक्शन का यूज करते हैं कि वो फंक्शन हमारा dir फंक्शन हमारा देता है, उसमें एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट इन दैट मॉड्यूल और दैट फंक्शंस एंड दैट लोकल स्कोप इन द प्रोग्राम। तो इसमें हम एक प्रोग्राम बना रखे हैं, इसको हम चेक करते हैं, इसको देखते हैं जो dir फंक्शन का। तो इसको हमने बना रखा है यहाँ, तो आपको दिखाते हैं। एक dir
मेथड रिटर्न्स ए लिस्ट ऑफ वैलिड एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लिस्ट जो है डिफरेंट टाइप के जो डेटा टाइप को अपने अंदर समाहित रखता है और उसको प्रिंट करता है, उसमें मैनिपुलेशन करता है। तो यहाँ मैंने देखिए एक कैरेक्टर टाइप लिखा है, इंटीजर टाइप पे स्ट्रिंग वैल्यू ले रखी है और साथ में एक राम इस तरह से ले रखा है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक वैल्यू मैं स्ट्रिंग से हटा के ऐसे वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक, इस तरह से वैल्यू एक ले लेते हैं नंबर वैल्यू में। तो dir हमने यहाँ एक होल्ड किया है, जो dir.list, ये लिस्ट फंक्शन मैंने इसके आर्गुमेंट में डाला है और उसको मैंने होल्ड किया है ए वेरिएबल में, और इस ए वेरिएबल को मैं प्रिंट कराऊंगा अभी आगे। टेक्स मैक्सिमम 1 आर्गुमेंट बट इज ऑप्शनल, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक आर्गुमेंट ही अपने अंदर ले सकता है dir फंक्शन। फिर बी मैंने क्या रखा है, विदाउट आर्गुमेंट। विदाउट आर्गुमेंट मैंने उसी dir फंक्शन का यूज किया और विदाउट आर्गुमेंट मैंने यहाँ यूज किया। तो यहाँ लिस्ट के बारे में नहीं देगा, तो ये लोकल स्कोप जो होगा हमारा वेरिएबल का बी का, उसके बारे में देगा कि आप इस तरह के एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं यहाँ अपने प्रोग्राम में। यहाँ मैंने प्रिंट ए किया था, इसको प्रिंट ए कर देंगे। ठीक, प्रिंट ए कर देते हैं। तो यहाँ प्रिंट ए जब हम करेंगे तो और प्रिंट बी दोनों अलग अलग प्रिंट करेंगे यहाँ। तो इसको एक बार देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम प्रिंट बी को कर देते हैं कमेंट और F5 दबा देते हैं। और देखिए सबसे पहले ये देखिए, आपको कितने एट्रीब्यूट्स आपके लिस्ट फंक्शन में यूज हो सकते हैं, मतलब आप यूज कर सकते हैं। देखिए अपेंड, क्लियर, इस तरह से इंसर्ट, इंडेक्स, तो कॉपी, इस तरह का जो हम यूज कर सकते हैं। ऐड, तो इस तरह से कभी भी आपको किसी भी फंक्शन का आपका मालूम करना है कि उस फंक्शन में कितने एट्रीब्यूट्स हम यूज कर सकते हैं, तो dir फंक्शन यूज कीजिए। आप डायरेक्ट डाल के चेक कर लीजिए। इसे हमने ए डाला है, इस वैल्यू जो dir फंक्शन का, आप डायरेक्ट डाल सकते थे dir.list यहाँ, तो आउटपुट तब भी हो जाता। तो यहाँ तीसरा फंक्शन में आपको यूज करके दिखाऊंगा। इसको सबसे पहले इसको कमेंट करते हैं और दोनों को कमेंट कर देते हैं, क्योंकि एक एक करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको समझ में आएगा क्लियरली। तो सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं और कंट्रोल एस करके F5 दबाते हैं। अब देखिए मैंने कोई भी वेरिएबल नहीं डाला dir फंक्शन में, ब्लैंक स्पेस ही रखा उसका। इस ब्लैंक स्पेस भी नहीं रखा, मतलब फंक्शन में नल वैल्यू डाली मैंने। तो देखिए आपको इस तरह से लोकल में आप इस तरह का यूज कर सकते हैं। इतने एट्रीब्यूट्स आप इस लोकल में यूज हो रहे हैं जो आपको ये बताता है। देखिए लिस्ट 1 भी यहाँ दे दी आपको, देखिए ए वेरिएबल भी दे रखा है। तो आप देख सकते हैं कि dir ने क्या आपको लोकल टाइम भी कितने चीजें यूज हो रही हैं आपके फंक्शन में, और कौन कौन से यूज हो सकते हैं, सारे dir एट्रीब्यूट्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो मैं समझता हूँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। और चलिए इसको कमेंट करते हैं और इसको भी कमेंट करते हैं और लास्ट का देख लेते हैं। लास्ट में मैंने क्या कर रखा है, एक प्रिंट फंक्शन मैंने ब्लैंक ले रखा है। ठीक, एक ब्लैंक ले रखा है। तो इसको देखिए, इसको प्रिंट करते हैं, F5 दबाते हैं, सेव कर दीजिए। देखिए वही सेम वैल्यू यहाँ प्रिंट हुआ। ठीक, मैंने एक स्पेस दे रखा, तो मतलब यहाँ मैंने सेम चीजें है। dir में अगर कुछ डालो और इस डालो एक ब्लैंक स्पेस डालते हैं हम लोग, तो सेम वैल्यू वही रिटर्न करती है जो विदाउट उसमें कुछ वैल्यू डालने हैं। जैसे इसमें कोई वैल्यू ना डालें और यहाँ मैंने अगर डालता हूँ तो एक स्पेस डाल देता हूँ ब्लैंक,
तब भी सेम वैल्यू ही प्रिंट करती है। तो मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर होंगे। इसको आप कमेंट करिए और आपको खोलना है लास्ट की प्रिंट को। लास्ट की प्रिंट को वैल्यू शो करवाना हमको, तो इसको कंट्रोल एस कर दीजिए। अब यहाँ देखिए यूजर डिफाइंड। अब मैंने एक कंसेप्ट और देखा कि यूजर डिफाइंड, चलिए एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हम यूज करते हैं और वहाँ हम देखते हैं dir फंक्शन का यूज करके, फिर देखते हैं dir फंक्शन क्या रिटर्न करता है। तो यूजर डिफाइंड डेटा देखिए किस तरह से यूज किया। मैंने एक क्लास लिया स्टूडेंट नाम का एक क्लास, तो मैंने कॉलन बताया है कि कॉलन ही किसी भी फंक्शन या कि मेथड या कोई कंट्रोल स्टेटमेंट हो उनके लिए हम बाद लिखने के जस्ट बाद ही अपना एक कॉलन सिंबल लगाएंगे पाइथन्स का। आप सिंटेक्स समझ लीजिए। और तो क्लास मैंने स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाया और उस क्लास में डिफाइन किया dir1 फंक्शन, तो एक मेथड डिफाइन किया है। देखिए dir1 आप कुछ भी ले सकते हैं, मैन या सो कोई भी चीज ले सकते हैं। तो मैंने dir1 ले लिया। चलिए इसको, यदि आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो इसको सो ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सो, तब भी वही वैल्यू आएगी, तो इसलिए कोई फर्क नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ तो dir1। अब यहाँ रिटर्न, रिटर्न क्या, आईडी, नेम, एज, एड्रेस और मोबाइल नंबर। इस तरह का ये जो मेथड हमने dir1 लिया रखा है, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? नेम, आईडी, एज, एड्रेस, मोबाइल नंबर। तो किसी टेबल का एड्रेस रिटर्न कर रहा होगा, जस्ट हमने प्रिंट रिटर्न करवाया। तो इसको केवल एग्जांपल के थ्रू हम समझ रहे हैं, अभी पूरा डेटाबेस या डेटा टाइप इस तरह का यूज हमने नहीं रखा कि जस्ट रिटर्न करके हमने दिखाया आपको। और इस वैल्यू 1 को, वैल्यू 1 एक वेरिएबल ले रखा हमने। इस वेरिएबल में मैंने स्टूडेंट को क्या किया, स्टूडेंट फंक्शन को कॉल किया। स्टूडेंट फंक्शन कॉल हुआ और स्टूडेंट जब फंक्शन कॉल हुआ तो जो वैल्यू स्टूडेंट फंक्शन में आई, जो रन टाइम पे जो वैल्यू इनिशियलाइज हुई फंक्शन में, वो वैल्यू 1 में मैंने स्टोर कर लिया। और उस वैल्यू 1 के वैल्यू को मैंने dir लगा के चेक कर लिया कि उसमें कितने एट्रीब्यूट्स हैं और कितने एट्रीब्यूट्स और भी यूज कर हो सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। F5 दबाइए आप। देखिए रन हो गया प्रोग्राम। आप यहाँ देखिए क्लास है, सही है, क्लास टाइप का है। dir फंक्शन का एक एग्जाम्पल्स है, हाँ है, dir हमने यूज किया है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यूज करके भी आपका एग्जाम्पल शो कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि dir फंक्शन का यूज आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो आपका है, ये नोट्स के एकदम नीचे आपको, हर नोट्स के नीचे आपके स्पेशल नोट्स मिलते हैं। आप जैसे कुछ चीज़ें जो कवर नहीं हो पाती हैं उसको उस नोट्स में मैं डाल देता हूँ, स्पेशल नोट्स में, जिससे स्टूडेंट धीरे धीरे कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखते रहें। मैं समझता हूँ कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। और आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।